और यहीं पर इस ट्रायल के नतीजे एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, डीएमडी में मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट फेलियर ही होता है। दिल की पंप करने की ताकत को LVEF यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन से मापा जाता है। बीमारी के साथ ये LVEF लगातार घटता जाता है और दिल कमजोर होता जाता है। तो डेराम्योसेल ने दिल की इस घटती हुई ताकत पर क्या असर डाला? यहाँ के नतीजे तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। ट्रायल में डेराम्योसेल ने LVF में होने वाली गिरावट को प्लेसिबो की तुलना में 91% तक धीमा कर दिया। 91%? एक मिनट, 91%? जी, 91%। ये तो लगभग गिरावट को रोक देने जैसा है। क्या ये सच में संभव है? हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि डीएमडी ट्रायल्स के इतिहास में ये अब तक देखे गए सबसे मजबूत कार्डियक प्रोटेक्शन यानी दिल को बचाने वाले संकेतों में से एक है। मतलब अब तक ऐसा नहीं देखा गया था? इतना मजबूत सिग्नल नहीं। अब तक की कई थेरेपीज शरीर के बाकी मांसपेशियों पर तो थोड़ा बहुत असर दिखाती थीं, लेकिन दिल को बचाने में इतनी कामयाब नहीं थीं। ये नतीजा इस खेल को बदल सकता है। तो ये सीधे बीमारी के सबसे जानलेवा पहलू को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है, लेकिन हर नई थेरेपी के साथ एक बड़ा सवाल आता है सुरक्षा का। क्या ये सुरक्षित है? क्या इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स थे? और अब कंपनी का अगला कदम क्या होगा? सुरक्षा के लिहाज से देखें तो थेरेपी आमतौर पर मरीजों ने अच्छी तरह सहन की। इसका सेफ्टी प्रोफाइल पहले के फेज 2 स्टडीज जैसा ही था और कोई नई गंभीर चिंता सामने नहीं आई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, जहां तक आगे कदमों की बात है तो कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। कंपनी ने पहले भी अमेरिकी FDA से मंजूरी के लिए आवेदन किया था। पहले भी? जी, लेकिन तब उनके पास सिर्फ फेज 2 का डेटा था। FDA ने तब कहा था कि उन्हें फेज 3 के और मजबूत सबूत चाहिए और आवेदन अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब तो उनके पास वो सबूत है, होप 3 के नतीजों के रूप में। बिल्कुल। अब उनके पास न सिर्फ सबूत हैं बल्कि सांख्यिकीय रूप से बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो अब वे फिर से अप्लाई करेंगे? जी, वे जल्द ही FDA के पास मंजूरी के लिए फिर से आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और मंजूरी मिल जाती है तो उम्मीद है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ये थेरेपी अमेरिका में उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, तो अमेरिका में 2026-27 तक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं भारत की। एक जरूरी सवाल। हमारे स्रोत भारत में मरीजों के लिए स्थिति को बहुत यथार्थवादी तरीके से समझाते हैं। ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। भारत में इसका क्या भविष्य है? और यहाँ पर उम्मीदों को हकीकत की जमीन पर रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जोर दिया गया है। मतलब? पहली और सबसे साफ बात, ये थेरेपी अभी भारत में उपलब्ध नहीं है और ये तुरंत होगी भी नहीं। अच्छा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दवा को अमेरिकी मंजूरी के बाद भारत तक पहुंचने में समय लगता है। तो वो कौन से रास्ते हो सकते हैं जिनसे ये थेरेपी भारत तक पहुंच सकती है और इसमें कितना समय लग सकता है? इसके कुछ संभावित रास्ते हैं। पहला, अमेरिकी FDA की मंजूरी के बाद कंपनी भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकती है ताकि भारतीय मरीजों पर इसका डेटा मिल सके। ओके। दूसरा रास्ता है कंपैशनेट एक्सेस का, जिसमें बहुत गंभीर मामलों में कुछ मरीजों को ये दवा दी जा सकती है, लेकिन ये बहुत सीमित होता है। और तीसरा? तीसरा, मरीज के नाम पर सीधे आयात करना, जो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। और आखिरी रास्ता है भारत के ड्रग रेगुलेटर DCGI द्वारा औपचारिक मंजूरी, जिसमें अपनी पूरी प्रक्रिया और समय लगता है। तो अगर कोई परिवार आज इस जानकारी को सुनकर उम्मीद कर रहा है, तो उन्हें एक यथार्थवादी समय सीमा क्या मानकर चलनी चाहिए? अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो भारत में किसी क्लिनिकल ट्रायल या सीमित उपलब्धता के लिए भी शायद 2027-2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। 2027-28? जी, और इसकी व्यापक उपलब्धता यानी ज्यादा लोगों तक पहुंचने में शायद 2028-2030 या उसके बाद का समय भी लग सकता है। ये समझना जरूरी है ताकि झूठी उम्मीदें ना बंधे और लोग मौजूदा इलाज को ना छोड़ें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? ये थेरेपी असल में किन मरीजों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है और इससे जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इसका निचोड़ ये है कि डेराम्योसेल उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद दिख रही है जो बीमारी की एडवांस स्टेज में है, व्हीलचेयर पर हैं और जिनके हाथ और दिल की ताकत लगातार घट रही है। तो मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उनके लिए? हाँ, इसका मकसद बीमारी को जड़ से खत्म करना नहीं, बल्कि कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता को लंबे समय तक बचाए रखना है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है,
एडवांस ड्यूशेन में पहली बार किसी थेरेपी ने स्वतंत्रता को बनाए रखने और दिल की कार्यक्षमता को मजबूती से बचाने में इतना सार्थक असर दिखाया है। ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, यह उन मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है जिनके पास अब तक बहुत कम विकल्प थे। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि डेरेम्यूसेल डीएमडी का इलाज नहीं है, लेकिन यह बीमारी की ढलान को काफी हद तक समतल करने की क्षमता रखती है। सही कहा। ये एडवांस मरीजों में हाथों की आज़ादी और दिल की सेहत को बचाकर उन्हें बेहतर जीवन दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि उम्मीद हमेशा विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, झूठे वादों पर नहीं। सही। परिवारों के लिए जरूरी है कि वे सूचित रहें, अप्रमाणित इलाजों के झांसे में ना आएं और जो स्टैंडर्ड मेडिकल केयर चल रही है उसे जारी रखें। डेराम्यूसेल वास्तविक प्रगति और यथार्थवादी उम्मीद का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये डूशेन समुदाय के लिए आगे की दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है। क्या? इस ट्रायल ने अपना ध्यान बीमारी की एडवांस स्टेज वाले मरीजों पर केंद्रित किया और वहां इतने शानदार नतीजे दिखाए। जी। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर कोई थेरेपी बाद की मुश्किल चरणों में शरीर के कार्यक्षमता को इतना अच्छी तरह से बचा सकती है, तो जरा सोचिए कि अगर इसे बीमारी के शुरुआती चरणों में ही मरीजों को दिया जाए तो क्या होगा। एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये उस गिरावट को शुरू होने से पहले ही बहुत धीमा कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य के ट्रायल्स में मिलेगा।